हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCS 202 BCA न्यू कोर्स का और BCA ओल्ड कोर्स का MCS 012 कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ब्लॉक 1 का चैप्टर 3 लॉजिक सर्किट्स पार्ट 2 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे सर्किट्स बनाने सीखे। हम लोगों ने ये चैप्टर बहुत तरह तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का इस्तेमाल करके बहुत तरह के सर्किट्स ड्रॉ करे। हमने एडर बनाया, हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया, हमने एनकोडर बनाया, हमने PLA बनाया। उसी इन सब को कवर करते हुए आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं जो कि है रीड ओनली मेमोरी। आज की इस वीडियो में हम लोग रीड ओनली मेमोरी पर बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी का लॉजिक सर्किट बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रीड ओनली मेमोरी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का पर्पस क्या है। तो गाइज, हम लोग सभी रैम की फंक्शनैलिटी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी जो रैम होती है वो हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें वो प्रोग्राम्स वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको सीपीयू के द्वारा करंटली चलाया जा रहा है। जो भी प्रोग्राम्स आपने प्ले करें, आपने कोई सॉन्ग प्ले करा है तो मीडिया प्लेयर भी रैम में होगा, आपने ब्राउजर खोल रखा है तो वो ब्राउजर भी रैम में होगा, आपने MS वर्ड चला रखा है तो MS वर्ड भी रैम में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी चल रहा है तो वो भी रैम में होगा। तो रैम में सारे के सारे करंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें सीपीयू चला रहा है। रैम से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बट क्या रीड ओनली मेमोरी के बारे में इतना जानते हैं? रीड ओनली मेमोरी का रोल क्या है? रीड ओनली मेमोरी में होता क्या है? क्या काम आती है रीड ओनली मेमोरी के बारे में? तो शायद आप कहेंगे नहीं। देखिए, रीड ओनली की मेमोरी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। रीड ओनली की मेमोरी के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कोई ज्यादा जानता ही नहीं है, जबकि ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर्किट बनाने से पहले हम जान लें कि आखिर इस रीड ओनली मेमोरी में होता क्या है, इसका काम क्या होता है। गाइस, हम लोग अगर अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जाकर चीजें परमानेंटली इंस्टॉल हो जाती हैं। जब आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर हार्ड डिस्क में सो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर बंद है तो अब रैम में कोई चीजें रहेंगी नहीं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर हार्ड डिस्क में सो जाता है, वहां पर यह पड़ा रहता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, बात स्विच ऑफ की नहीं है, बात है कंप्यूटर को स्विच ऑन करने की। जब आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम वो सबसे पहली चीज है जो रैम में आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रैम में लोड नहीं होगा, हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड नहीं होगा, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को और बाकी अन्य प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठकर रैम में पहुंचेगा तो सीपीयू उसको चलाना शुरू करेगा और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ संभाल लेगा। वो आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को संभाल लेगा, वो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर चलेंगे सबको संभाल लेगा। लेकिन सबसे पहले ऑन होने पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हार्ड डिस्क में स्विच ऑफ के बाद सोया पड़ा था, जो वहां पर लेटा हुआ था, उसको उठाकर रैम में पहुंचाना है। सबसे पहला काम और सबसे क्रूशियल काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचाना। किसी भी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को जगाया जाए और उसे लाकर रैम में पहुंचाया जाए ताकि सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन करे, और उसके बाद तो हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सब संभाल लेगा, सारा हार्डवेयर, सारे सॉफ्टवेयर संभाल लेगा। लेकिन कभी सोचा है कि इस सोते हुए शटडाउन के केस में, स्विच ऑफ के केस में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क में सो रहा है उसको कौन है? जो कंप्यूटर ऑन करते ही, आपके लैपटॉप को पावर ऑन करते ही कौन है जो जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को जगाता है कि उठ भाई उठ? जो 0 सेक्टर में हार्ड डिस्क के पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको जगाता है और उठाकर, ना सिर्फ जगाता है बल्कि उठा करके जाके रैम में लोड करता है कि ले तेरे को, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं रैम में लोड कर रहा हूं, चल सीपीयू चलाएगा अब इसे और अब बाकी सब काम होगा। तो कोई तो ऐसा होगा,
कोई तो ऐसा होगा जो कंप्यूटर के ऑन होते ही जाता होगा हार्ड डिस्क में और ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता होगा और ला करके रैम में डाल देता होगा, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन मिले और फिर वो सब संभाल लेगा। कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जो कंप्यूटर के ऑन होते ही, आपके सिस्टम के ऑन होते ही, लैपटॉप के ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां से उठाता है और लाकर रैम में लोड करता है? इस प्रोग्राम को हम कहते हैं बूट लोडर। बूट लोडर, यह पूरी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है जो इस काम को करता है, इसे कहा जाता है बूट लोडर। बूट लोडर यानी ये बूट लोडर वो सबसे पहला प्रोग्राम है, वो सबसे पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही, लैपटॉप के ऑन होते ही एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली इग्नाइट करता है, ऑटोमेटिकली। हालांकि इसका बहुत सारी और बातें हैं, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले निकलता है और जाकर हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है, सेक्टर 0 में पड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है और ले जा करके रैम में डाल देता है। और रैम में जो चीजें पहुंचती हैं, सीपीयू ने मंगा के रन करना शुरू करता है, यानी सीपीयू ने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम छा गया और उसने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन इस बीच में सब लोग उस बूट लोडर को भूल जाते हैं, उस बूट लोडर की इंपॉर्टेंस पर बात नहीं करते हैं, जिसने कंप्यूटर के ऑन होने पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाके लोड करा हार्ड डिस्क से। वो बूट लोडर आपके रीड ओनली मेमोरी में पड़ा होता है। वो बूट लोडर प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में लाके लोड करता है, जब आपका कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब आपका लैपटॉप इज गेटिंग ऑन, राइट, उस समय पर यह बूट लोडर जो है सबसे पहले हार्ड डिस्क में से उसको उठाकर रैम में लोड कर देता है। बहुत क्रूशियल है। तो क्या ऐसे प्रोग्राम के साथ आप छेड़छाड़ करना किसी को अलाउ करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि क्या कोई इस बूट लोडर के कोड है, तो ये प्रोग्राम लिखा तो कोड से ही गया होगा, क्या आप चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को कोई छेड़ दे, इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी कर दे? अरे भाई, अगर किसी ने इस प्रोग्राम में गड़बड़ी कर दी तो यह प्रोग्राम गलत फंक्शन करेगा, तो हार्ड डिस्क को उठाकर रैम में लाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई इस प्रोग्राम में छेड़छाड़ करे, कोई इस प्रोग्राम में गड़बड़ी करे। इसीलिए इस मेमोरी को, जिसके अंदर ये बूट लोड, मेमोरी मतलब स्टोरेज यूनिट, मेमोरी मतलब स्टोरेज यूनिट, यानी जिसमें कुछ स्टोर होता हो, कुछ स्टोर होता हो। तो भाई यहां क्या स्टोर हो रहा है? यहां पर स्टोर हो रहा है बूटिंग या बूट लोडर प्रोग्राम। बूट लोडर प्रोग्राम इस स्टोरेज यूनिट में रखा होता है, बट ये प्रोग्राम जो होता है रीड ओनली होता है, जिसका मतलब नो वन कैन मेक चेंजेस इन इट। भाई आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करे, कोई चेंजेस कर सके, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, राइट। इसीलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी रखा गया है। रीड ओनली मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके गड़बड़ होने पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी रखा गया है। गाइस, ये तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर बात हो गई। हमें रीड ओनली मेमोरी का एक सर्किट भी बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एक ट्रुथ टेबल देखें, तो इसकी ट्रुथ टेबल में हम लोग ऐसा करते हैं, दो इनपुट ले लेते हैं एंड दो आउटपुट ले लेते हैं, करेक्ट। दो इनपुट दो आउटपुट। यहां पर हम कैसे लिखते हैं? दो वेरिएबल में, 2 0 1 ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है। देखिए, याद रखने के लिए मैं इसे कहता हूं 0 0 1 1 0 1 0 1, बट एक्चुअल में मैंने जैसा आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप 0 का बाइनरी निकालेंगे तो ये आएगा, 1 का बाइनरी ये आएगा, 2 का बाइनरी ये आएगा, 3 का बाइनरी ये आएगा। तो एक्चुअल में ये 0 से 3 तक बाइनरी लिखा हुआ है, राइट। बट याद रखने के लिए हम इसे 0 0 0 1 1 1 1 0 कहते हैं, राइट। अब इसके आउटपुट को याद करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है।
इजीली आपको इसका आउटपुट याद हो जाएगा। ये तो हमें बहुत बार हम चैप्टर 2 से करते आ रहे हैं कि ये 0 0 1 1 0 1 0 1 है, राइट। तो दो वेरिएबल के केस में 4 कॉम्बिनेशन 0 से 3 तक के हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने कई बार इस चैप्टर में सर्किट्स में पढ़ा है। बट ये वाला पार्ट आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखिए, इस 0 0 को भूल जाइए, इस 0 0 को अभी के लिए भूल जाइए। अब इस वाले को उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। पहला क्या है? 0 1। ये याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो 0 1 यहां पहुंच गया, 1 0 यहां पहुंच गया, एक एक स्टेप ऊपर मूव कर रहा हूं। 0 1 को एक स्टेप ऊपर पहुंचाया, 1 0 को एक स्टेप ऊपर पहुंचाया, 1 1 को एक स्टेप ऊपर पहुंचाया। अब लास्ट स्टेप बच गया ना खाली, लास्ट स्टेप बच गया ना खाली, तो वहां पर ये 0 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इसके आउटपुट को याद रख सकते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी एक छोटी सी बना रहा हूं मैं, 4x2 की मैं एक रीड ओनली मेमोरी बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आप पेपर में इसका सर्किट ड्रॉ कर सकें, राइट। अब इस मेमोरी को बनाने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं डिकोडर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने एनकोडर पढ़ाते वक्त, इससे जस्ट एक वीडियो पहले मैंने एनकोडर पढ़ाते वक्त आपको डिकोडर के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था डिकोडर कुछ कम इनपुट लेता है, फ्यूअर इनपुट्स लेता है, बट बदले में हमें ज्यादा आउटपुट्स जनरेट करके देता है। तो यहां इसका अगर मैं लॉजिक सर्किट बनाने चलूं, राइट, इसका लॉजिक सर्किट थोड़ा सा और जो आपने पीछे पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग हटकर है, राइट। सो ये देखिए, यहां पर आपको एक 2x4 का डिकोडर चाहिए होगा, राइट। एक डिकोडर लगाएंगे हम लोग इसमें 2x4 का इसके लॉजिक सर्किट में, ठीक है। इसमें डाल दिए हमने अपने दो इनपुट I0, दो इनपुट लिए हमने I0 I1, तो हमने अपने दोनों इनपुट इस डिकोडर को पास कर दिए। डिकोडर की वर्किंग मैंने आपको क्या बताई कि ये कम इनपुट लेता है बट आउटपुट्स मैनी कर देता है, राइट। ये n इनपुट लेता है, 2 to the power n आउटपुट देता है। तो इनपुट कितने हैं हमारे? 2, तो n कितना हो गया? 2, तो आउटपुट कितना देगा? 2 to the power 2, n की वैल्यू 2 है ना, n की वैल्यू 2 है, तो 2 to the power n यानी 2 to the power 2 यानी 4, यानी यहां से हमें डिकोडर से 4 आउटपुट लाइंस मिलेंगी, 1 2 3 और 4। डिकोडर एक ऐसा सर्किट है जो n इनपुट लाइंस लेता है, यानी अगर आपने 2 इनपुट लाइंस दिए हैं तो n की वैल्यू 2 हो गई, और बदले में हमें 2 to the power n फ्यूअर इनपुट्स को मल्टीपल आउटपुट्स में जनरेट करता है। तो n 2 लिया है मैंने, आउटपुट कितनी देता है ये? 2 to the power n, तो 2 to the power 2 क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2 to the power 2 यानी 4 आउटपुट लिए, राइट। तो क्या क्या आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं हमारे आउटपुट होते हैं 4 ही तरह के हैं ना गाइस। आउटपुट तो 4 ही तरह के हैं, 0 1 है, देन 1 0 है, देन 1 1 है, एंड देन 0 0 है। ये हमारे 4 तरह के आउटपुट हैं, राइट। अब यहां पर लगाना होगा आपको और गेट। ये देखिए, ये लगाया और यहां लिखा आउटपुट 0, और ऐसे ही यहां पर एक और गेट लगाया, यहां लिखा आउटपुट 1, राइट। 2 इनपुट हो गए, ये रहे, 4 आउटपुट हो गए, 1 2 3 4, 0 1 एक आउटपुट है, 1 0 एक आउटपुट है, 1 1 एक आउटपुट है, 0 0 एक आउटपुट है, राइट। अब हमें इनका कनेक्शन जो है इसमें जोड़ना होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से कनेक्शंस इसमें जोड़ूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये पूरा ट्रिक है, बहुत आसानी से आप, जैसे अभी मैंने इसके लिए एक ट्रिक आपको बताया, आप सर्किट बनाने के लिए ये ट्रिक याद रख सकते हैं। सिमिलरली यहां भी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप ये सर्किट, रीड ओनली मेमोरी का सर्किट याद रख सकते हैं। देखिए, एक चीज और की रीड ओनली मेमोरी कई तरह की होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, ईईपी रोम होती है। ये सब आगे हमारा एक यूनिट है मेमोरी, जिसमें हम बात करेंगे। मेमोरी वाली यूनिट में हम मेमोरी पढ़ते वक्त हम रीड ओनली मेमोरी और इसके टाइप्स पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम ब्लॉक 1 चैप्टर 3 कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ लॉजिक सर्किट्स पर फोकस करना है, इसलिए मैं रीड ओनली मेमोरी के सर्किट के आसपास बात कर रहा हूं। बाकी डेफिनेशन तो मैंने आपको इसकी समझा ही दी, राइट। चलिए, तो अब कनेक्ट करने की बारी आती है।
तो जरा इसको ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि 0 0 वाला कनेक्शन जो है वो O0 में नहीं जाएगा, O1 में जाएगा। 0 0 वाला कनेक्शन ये रहा, देखिए 0 0 वाला कनेक्शन ये रहा, 0 0 वाला कनेक्शन, 0 0 वाला कनेक्शन ये रहा, 0 0 वाला कनेक्शन O0 में नहीं डालना है, O1 में डालना है। 1 मतलब हाँ, 0 मतलब ना। 0 0 वाला कनेक्शन O0 में मत डालिए, O1 में डालिए। तो O1 में मैंने इसे डाल दिया, राइट। तो 0 0 वाला कनेक्शन इसमें नहीं डाला, इसमें डाल दिया। 0 0 वाला कनेक्शन इसमें डाल दिया, इसमें नहीं डाला। देन 0 1 वाला कनेक्शन, 0 1 वाला कनेक्शन O0 में डालिए, O1 में मत डालिए। ओके, 0 1 वाला कनेक्शन कौन सा है, ये रहा टॉप पर, इसे O0 में डालना है, O1 में नहीं डालना। तो चलिए O0 में डाल दिया, O1 में नहीं डाला। आगे चलते हैं। 1 0 वाला कनेक्शन, 1 0 वाला कनेक्शन ये रहा, 1 0 वाला कनेक्शन ये रहा, दोनों में डालिए, इसमें भी डालिए, इसमें भी डालिए। चलिए, तो 1 0 वाला कनेक्शन इसमें भी डाल दिया, 1 0 वाला कनेक्शन इसमें भी डाल दिया। देन 1 1 वाला कनेक्शन ना इसमें डालिए ना इसमें डालिए। तो 1 वाला 1 1 वाला कनेक्शन खाली रहेगा, वो ना तो O0 में जाएगा ना तो वो O1 में जाएगा। तो 1 1 वाले कनेक्शन से ना मैंने इसमें कनेक्शन डाला ना मैंने इसमें कनेक्शन डाला। और ये रही आपके सामने एक छोटा सा रीड ओनली मेमोरी का एक सर्किट डायग्राम। ये उसकी ट्रुथ टेबल है, ये वो सर्किट है। गाइस, अगर रीड ओनली मेमोरी की थ्योरी पेपर में लिखने आती है तो आगे हम मेमोरी वाले चैप्टर में रीड ओनली मेमोरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अगर रीड ओनली मेमोरी का सर्किट बनाने को आता है, रीड ओनली मेमोरी का लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो ये एक आसान तरीका है जहां आप ट्रुथ टेबल और सर्किट के साथ 2 से 3 लाइन में इसकी डेफिनेशंस भी बता सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का वर्क क्या है, रोल क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। उम्मीद है रीड ओनली मेमोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी आज की वीडियो समझ आई हो, आपको आज का पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।